नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान 360 चैनल पर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह चैनल जो है आपके राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए डेडिकेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अनअकैडमी से जुड़ने के कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। रेगुलर क्लासेस की अगर मैं बात करूँ, आपको 9 बजे रेगुलर क्लास अवेलेबल होती है। अनअकैडमी इंडिया का एक लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इससे जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा। अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और अपने गोल को सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आरपीएससी को सेलेक्ट करेंगे। बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं? आपको यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेज मिलती हैं। उन लाइव क्लासेज में अपने डाउट्स जो है आप एजुकेटर के साथ में क्लियर कर सकते हैं। साथ ही पोल्स में पार्टिसिपेट करके अपने आंसर्स को दे सकते हैं। सारे के सारे कोर्सेज जो अवेलेबल है वो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, मतलब कि कंप्लीट सिलेबस अनअकैडमी की टीम के द्वारा आपको यहाँ पर करवाया जाता है। टाइम टू टाइम अपने आप को इवेल्यूट कर सके, इसलिए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाती है लाइव टेस्ट एंड क्विजेज और अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब कि जितने भी एजुकेटर्स हैं और जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी एजुकेटर्स और कोर्सेज को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। प्लस वो फ्री कोर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्लस कोर्स में जहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, वही आपको ये सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। प्लस में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलता है, और जो स्टूडेंट आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अलग से आंसर राइटिंग के प्रैक्टिस सेशंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड होते हैं। जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते उनके लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट चलाया जाता है, विजेता स्कॉलरशिप टेस्ट। तो इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए। हर संडे की शाम को 4 बजे होता है। अगर आप सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो 12 महीने का जो हमारा कोर्स है उसकी वैलिडिटी आपको 14 महीने की रहेगी, और 24 महीने का जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी आपकी 27 महीने की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनसे आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो है कुछ न्यू बैच कोर्सेज जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, अलग अलग कोर्सेज के लिए, अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपके यहाँ पर जुड़े हैं, तो उनको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज का एक्सेस आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। और जो स्टूडेंट यूपी, एमपी, बिहार व राजस्थान इन कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो 10 VV कोड के साथ में आसान किस्तों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1130 रुपये प्रति माह, 1130 रुपये प्रति माह में इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारे के सारे कोर्सेज का एक्सेस आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होगा। 1 साल का जो कोर्स है हमारा वो 7,000 रुपये का है, और 2 साल का कोर्स जो है हमारा 8,400 का। उसमें अगर आप 10 VV कोड का उपयोग करते हैं तो 10% आपका कम हो जाएगा, और 12 महीने का जो कोर्स है वो 6,300 का, और 24 महीने का जो कोर्स है आपका 7,560 रुपये में ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आसान किस्तों में आप ज्वाइन कर सकते हैं 10 VV रेफरल कोड के साथ। पहला प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न हमारे राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें बार बार जो पूछे गए हमारे प्रश्न हैं उनसे बनाए गए प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का क्रमशः सही युग्म कौन सा है? तो जिप्सम और लिग्नाइट के जो है प्रचुर भंडार वाले जो जिले हैं उनका सही युग्म आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। डूंगरपुर व भीलवाड़ा, बीकानेर व पाली, बीकानेर व बाड़मेर, और बाड़मेर व नागौर। जिप्सम व लिग्नाइट के प्रचुर भंडार वाले जिलों का सही युग्म जो है यहाँ पर इनमें से कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। अप्रोक्स जो है मैं आप लोगों को 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जो है फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो जिप्सम व लिग्नाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमको मिलता है बाड़मेर व नागौर। प्रमुख जिप्सम उत्पादक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नागौर, बीकानेर व जैसलमेर, और वही लिग्नाइट उत्पादक की अगर हम बात करें तो बाड़मेर, बीकानेर व नागौर। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, जिन्होंने भी आंसर दिया है बाड़मेर व नागौर, डी जो है 4 नंबर जिन्होंने भी आंसर दिया है वो हमारा सही आंसर। राज्य के किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जहाँ पर काला संगमरमर निकाला जाता है? फैसलाना जयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, फड़ौदी जोधपुर, और देबारी उदयपुर। तो किस जगह पर जो है यहाँ पर आपका काला संगमरमर का पत्थर निकाला जाता है, ये जरूर बताएं आप लोग। तो काले संगमरमर के पत्थर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो भैसलाना जयपुर में निकाला जाता है। और उसके अलावा भी अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो संगमरमर का पत्थर आप लोगों को पता है तो राजसमंद में सर्वाधिक होता है। राजसमंद, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी, व अजमेर का संगमरमर के पत्थर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो डोलोमाइटिक प्रकार का है। किस प्रकार का है वो?
डोलोमाइटिक प्रकार का होने के कारण सफेदी उसमें कम मिलती है, और जैसे जैसे अशुद्धियां कम होती जाती है वैसे वैसे रंग कैसा होता जाएगा, सफेद होता जाएगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर बात करें सफेद संगमरमर जो मकराना में मिलता है, तो सफेद जो संगमरमर है हमारा, उसमें अशुद्धियां नहीं है। उसमें अगर अशुद्धि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें अशुद्धि जो है आपकी 0%। तो जैसे जैसे अशुद्धि कम होती जाएगी उसका रंग सफेद होता जाएगा, और चमक भी उसके साथ ही साथ बढ़ती जाएगी। संगमरमर जो है सफेद संगमरमर से ही ताजमहल का निर्माण हुआ है, मकराना क्षेत्र में सर्वाधिक मिलता है। उसके अलावा सफेद जो है वो कैल्सिट टाइप का होता है। ये शेरवा पेरवा सिरोही, राजसमंद और मकराना नागौर में मिलता है। दूसरा हरा जो है सर्पेंटाइन प्रकार का होता है जो उदयपुर व डूंगरपुर में मिलता है। लाल जो है धौलपुर में, काला बैसलाना जयपुर में, गुलाबी उदयपुर के बाबरमल में, पीला जैसलमेर में, बादामी जोधपुर में, सतरंगी खादरा जो है यहाँ पर पाली से प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो था वो बैसलाना जो है काला संगमरमर से था, तो काला संगमरमर पत्थर हमको बैसलाना जयपुर से मिलता है। बाकी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सफेद है, लाल है, हरा है, पीला है, काला है, गुलाबी है, बादामी है, सतरंगी है, वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। मकराना में मिलने वाला विश्व प्रसिद्ध संगमरमर के पत्थर की किस्म क्या है? जो मकराना में हमको संगमरमर का पत्थर मिलता है उसकी किस्म जो है किस प्रकार की है? कैल्साइट, डोलोमाइट, सिलिशियम और मार्बोनाइट। लगभग जो है आपको 15 से 20 सेकंड का टाइम जो है मैं आपको यहाँ पर प्रश्न और ऑप्शन के साथ में देता हूँ, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए। तो मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर पत्थर की जो है यहाँ पर किस्म क्या है? तो संगमरमर की किस्म जो है यहाँ पर हमको मिलती है वो अभी हमने बात करी थी, अगर आप लोगों को पता है पिछली स्लाइड में हमने बात करी, वो हमारी है कैल्साइट। कैल्साइट प्रकार की हमको जो किस्म हमको मिलती है मकराना में जो मिलता है। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर जो है सफेद संगमरमर जो है, सफेद संगमरमर जो है हमारा यहाँ पर कैल्साइट प्रकार का होगा। निम्नलिखित में से किसका निर्यात राजस्थान से नहीं किया जाता? तो इनमें से किसका निर्यात जो है यहाँ पर राजस्थान से नहीं किया जाता? जवाहरात, सीमेंट, मार्बल और खाद्यान्न। तो इनमें से वह कौन सी चीज है जिसका निर्यात हम राजस्थान से नहीं करते हैं? तो राजस्थान से नहीं करते हैं, तो राजस्थान से हम सीमेंट का निर्यात नहीं करते। ठीक है, बाकी जवाहरात का है, खाद्यान्न का है और मार्बल का है। तीनों का निर्यात हम करते हैं, लेकिन हम सीमेंट का निर्यात नहीं करते। बी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा खनिज पत्थर राज्य में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? तो इनमें से वह कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान में सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करता है? सुनाई का पत्थर, चूने का पत्थर, बालू पत्थर और संगमरमर पत्थर। सर्वाधिक विक्रय मूल्य जो है इनमें से कौन सा पत्थर अर्जित करता है, ये आप लोगों को बताना है। सर्वाधिक विक्रय मूल्य मतलब कि जो है बेचने पर जो है सबसे अधिक मूल्य इनमें से किसका होता है? तो आप लोगों को पता होगा, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर संगमरमर जो है यहाँ पर थोड़ा महंगा है, तो संगमरमर से जो है सर्वाधिक विक्रय मूल्य हमको अर्जित होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी कौन से शहर को जाना जाता है, कौन सी जगह को जाना जाता है? सिरोही, उदयपुर, जालोर और जोधपुर। तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के नाम से हम किसको जानते हैं? तो राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी जालोर है। और ग्रेनाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो विश्व में सबसे महंगा पत्थर जो नड़ता हमको जो है छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर से प्राप्त होता है। और जालोर को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। काला ग्रेनाइट हमको कहाँ मिलता है? काला डेरा जयपुर से। पीला ग्रेनाइट पीथला जैसलमेर से। गुलाबी ग्रेनाइट जो है सिवाना बाड़मेर से। तो यहाँ पर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जो कौन सा मशहूर है? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से मशहूर है आपका जालोर। काला ग्रेनाइट, पीला ग्रेनाइट और गुलाबी ग्रेनाइट मुख्य रूप से जो है हमको क्रमशः काला डेरा, पीतला व सिवाना। काला डेरा कहाँ पर है? जयपुर में है। पीतला कहाँ पर है? जैसलमेर में है। और सिवाना कहाँ पर है? बाड़मेर। तो ये जरूर ध्यान रखें आप। काला ग्रेनाइट कहाँ मिलता है ये भी पूछा जा सकता है, पीला कहाँ मिलता है या गुलाबी कहाँ मिलता है। राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य
पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है। तो राजस्थान जो है यहाँ पर भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन में एकाधिकार रखता है? तांबड़ा, पन्ना, हीरा और उपरोक्त सभी। तो कौन सा बहुमूल्य पत्थर में एकाधिकार रखता है हमारा राजस्थान? तो ये तो ऑप्शन से भी आप एकदम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन से अगर एलिमिनेट करने की अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान जो है यहाँ पर किस बहुमूल्य पत्थर, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, पन्ना और हीरा हमारे यहाँ पर है नहीं, तो तांबड़ा हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाए। तांबड़ा में जो है यहाँ पर हमारा राजस्थान जो है यहाँ पर एकाधिकार रखता है। राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? जामर कोटड़ा जो क्षेत्र है हमारा, तो कौन से खनिज से संबंधित है? सीसा व जस्ता, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट और चांदी। जामर कोटड़ा क्षेत्र इनमें से किस खनिज से संबंधित? तो जामर कोटड़ा आप लोगों को पता है काफी प्रसिद्ध है। जामर कोटड़ा हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध। तो रॉक फॉस्फेट की अगर प्रमुख खानों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जामर कोटड़ा अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज तो जामर कोटड़ा आपका कहाँ पर है? वो उदयपुर में। जामर कोटड़ा आपको कहाँ मिलता है? सबसे पहली बात तो उदयपुर में। दक्कन कोटरा, नीमच माता, बीसामल, बेलागढ़, भिंडर और जैसलमेर के बिरमानिया, लाठी शहर समूह, जयपुर में अचरोल में रॉक फास्फेट का प्रयोग यहाँ पर रासायनिक खाद बनाने में किया। तो रॉक फास्फेट का प्रमुख मुख्य रूप से किसमें उपयोग होता है? रासायनिक खाद बनाने में। तो रासायनिक खाद बनाने में हम यहाँ पर रॉक फास्फेट का उपयोग करते हैं। सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? इनमें से कौन सा शहर है जो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? कोटा, पाली, ब्यावर और भीलवाड़ा। तो कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर जो है यहाँ पर भीलवाड़ा कहलाता है। कौन कहलाता है? भीलवाड़ा जो है हमारे राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। डी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। राजस्थान ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देना, कृषि में विनियोग संवर्धन का कार्य करना, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और खाद्य भंडारण की सुविधाओं में वृद्धि करना। तो रिको जो है यहाँ पर 4 एग्रो फूड पार्क विकसित कर रहा है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो रिको के द्वारा जो है 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए, उसका प्रमुख उद्देश्य जो है यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। तो सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना। रिको जो 4 औद्योगिक कृषि आधारित जो है उद्योगों का जो है यहाँ पर खाद्य पार्क जो है यहाँ पर विकसित करता है, वो कहाँ कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व कोटा। कोटा, बोरानाडा, जोधपुर में, गंगानगर व अलवर, जयपुर, कोटा, अलवर व जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर व उदयपुर। तो किस जगह पर है ये हमारा यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। तो रिको जो है यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पदार्थ खाद्य जो है पार्क विकसित करता है। वह हमको मिलता है कोटा में, बोरानाडा में, श्री गंगानगर में और अलवर में। तो कोटा में यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला एग्रो फूड पार्क हमको यहाँ पर कोटा, रणपुर या राणपुर, कोटा में मिलता है। दूसरा बोरानाडा, जोधपुर। तीसरा उद्योग विहार श्री गंगानगर। चौथा मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र मैट, अलवर में। और पांचवा जो प्रस्तावित है वो निजी क्षेत्र का है, झालावाड़ में। ठीक है, तो झालावाड़ में जो है निजी क्षेत्र का पहला जो है एग्रो फूड पार्क होगा, ये जरूर ध्यान रखिए आप।
राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन जो है किस जिले में किया गया? राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन यहाँ पर कौन से जिले में किया जाता है? अलवर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर। तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क जो है यहाँ पर अजमेर में विकसित किया जाता है। बी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई जो है यहाँ पर कहाँ पर स्थापित की? तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई जो है कहाँ पर स्थापित की है? रूपनगढ़ अजमेर में, जौटवाड़ा जयपुर में, टोंक में और श्रीगंगानगर में। तो भारत सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की इकाई जो है इनमें से किस जगह पर स्थापित की? तो ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की इकाई जो है हम यहाँ पर जो स्थापित की गई है भारत सरकार के द्वारा, वह स्थापित की गई है रूपनगढ़ अजमेर। एक हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा रूपनगढ़ अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर और जयपुर में 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं। दूसरा, अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अजमेर के किशनगढ़ के पार्क में विकसित किया जा रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पर सही है? सही बताना है आप लोगों को। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना ही एक ना ही दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, या दोनों ही सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है? तो रिको जो है हमारे यहाँ पर कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए, आप लोगों को पता होगा, कोटा में, जोधपुर में, श्री गंगानगर में और जयपुर में नहीं करता। 4 तो करता है, लेकिन जयपुर की जगह कौन सा है वो? अलवर में करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ पर सही है, अभी हमने बात करी थी रूपनगढ़। रूपनगढ़ जो है किशनगढ़ के पास में ही है, अजमेर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा घड़ी संयोजन की इकाई स्थापित की गई। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा घड़ी संयोजन की इकाई इनमें से किस जगह पर स्थापित की गई है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, अजमेर और भिवाड़ी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा यहाँ पर घड़ी संयोजन की इकाई जो है कहाँ पर स्थापित की गई है, ये आप लोगों को बताना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स के द्वारा घड़ी संयोजन की इकाई यहाँ पर अजमेर में स्थापित की गई। 3 जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा अजमेर। वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई। तो इनमें से वह कौन सी कंपनी है जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, द इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। वह कंपनी जिसकी स्थापना चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से की गई है। इसकी स्थापना हम चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से करते हैं, वह कौन सी कंपनी है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो वह कंपनी है हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। कौन सी कंपनी है वह? हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। बिल्कुल सी जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। राजस्थान के किस जिले में कांच उद्योग स्थापित है? तो राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर हमको कांच उद्योग मिलता है? धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़। राजस्थान के कौन से जिले में हमको कांच उद्योग मिलता है, ये आप लोगों को बताना है। तो कांच उद्योग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो हमको मिलता है यहाँ पर धौलपुर। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का भाग नहीं? तो इनमें से कौन सा नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का जो है यहाँ पर भाग नहीं है?
ये आप लोगों को बताना है। तो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का यहाँ पर भाग नहीं है, तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल 4 नंबर जो आंसर दे रहे हैं आप यहाँ पर, जनता नेट जो है, बिल्कुल यहाँ पर भाग नहीं है। 4 नंबर जो है आंसर हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है? रबड़, प्लास्टिक, सादा नमक और मोम। तो इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलीय ठोस है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्रिस्टलीय ठोस के बारे में अगर हम बात करें तो सादा नमक जो है यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व युग्म वायुमंडलीय दाब व 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा यहाँ पर तत्व युग्म जो है वायुमंडलीय दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में रहता है? ब्रोमीन व सीजियम, ब्रोमीन व मरकरी, मरकरी व लिथियम, मरकरी व ऑर्गन। तो इनमें से कौन सा तत्व या युग्म वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब व 25 डिग्री ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो इसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल साफ जो है, 2 नंबर आंसर जो दे रहे हैं वो सभी सही आंसर दे रहे हैं। श्वेत फुफ्फुस कैंसर का मुख्य कारण एस्बेस्टस, कपास के रोए, सिलिका और कागज की लुगदी। श्वेत फुफ्फुस का कारण क्या है इनमें से? श्वेत फुफ्फुस का कारण जो है यहाँ पर एस्बेस्टस है। ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, एस्बेस्टस। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता वृद्धि क्या कहलाती है? मतलब जैसे जैसे जो है यहाँ पर फूड चेन जो है बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे पोषक स्तरों में जो अ, अविषाक्त पदार्थों की सांद्रता जो बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? जैव संचयन, जैव आवर्धन, जैव उत्पादकता और जैव संश्लेषण। उसे किस नाम से जानते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्तता सांद्रता में जो वृद्धि होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? जैव आवर्धन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल 2 नंबर आंसर जो है हमारे यहाँ पर सही होगा। निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो इनमें से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। जूल प्रति सेकंड, वॉट, किलोवाट, घंटा और अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। तो कौन सा यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, ये आप लोगों को बताना है।
तो विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो है बिल्कुल यहाँ पर किलोवाट घंटा नहीं है। ची जो है हमारा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन जो है सही होगा। अधिकांश बीटी आवेश कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इस आवेश को कोडित करने वाले जीन का क्या नाम है? GRY, DRY, F FRY और GRY। ये FRY कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 नंबर आंसर जो दे रहे हैं वो हमारा सही आंसर दे रहे हैं। ए इज द राइट आंसर। कार्बन के अपर रूपों में निम्नलिखित कार्बन के अपर रूपों का चयन कीजिए। इसमें से कौन से कार्बन के अपर रूप है उसके बारे में आपको बताना है। ग्रेफीन, फुलरेन, कार्बोरंडम, डायमंड और कार्बाइन। तो इसमें से कौन सा कार्बन का अपर रूप है ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से कौन से कार्बन के अपर रूप है इसके बारे में पूछा गया है। तो कार्बन के अपर रूप की अगर हम यहाँ पर बात करें, ई जो है कार्बोरंडम के अलावा सारे के सारे कार्बन के अपर रूप है। तो 1 नंबर जो है आंसर बिल्कुल ए जो है हमारा सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय लवण है? तो इनमें से कौन सा एक अम्लीय लवण है ये आप लोगों को बताना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। कौन सा एक अम्लीय लवण है? तो अम्लीय लवण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन जो आप आंसर दे रहे हैं सही आंसर है हमारा। अमोनियम क्लोराइड जो है एक अम्लीय लवण है। पदार्थ की चौथी अवस्था को माना जाता है। तो कौन सी पदार्थ की चौथी अवस्था है इनमें से? शुष्क बर्फ, एलपीजी, पारा और प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था जो है इनमें से किसे कहते हैं? पदार्थ की चौथी अवस्था बिल्कुल प्लाज्मा है। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा प्लाज्मा। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। तो प्राकृतिक रबड़ जो है इनमें से किसका पॉलीमर है, किसका बहुलक है? इथाइलिन का, आइसोप्रीन का, स्टाइरीन का और वाइलिन क्लोराइड का। तो प्राकृतिक रबड़ जो है किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है यहाँ पर आइसोप्रीन का बहुलक होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कूट का चयन करना।
तो इनमें से जो कथन दिए गए हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है वह आपको बताना है। ग्रेफाइट ऊष्मा व विद्युत का अच्छा चालक होता है। दूसरा, ग्रेफाइट ऊष्मा का अच्छा चालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। डायमंड ऊष्मा का अच्छा चालक किंतु विद्युत का कुचालक होता है। और डायमंड जो है ऊष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सही आंसर जो है हमारा यहाँ पर एक होगा, बिल्कुल ए जो आंसर दे रहे हैं या एक आंसर जो दे रहे हैं वह हमारा सही आंसर दे रहे हैं। तो ए और डी में जो है यहाँ पर ग्रेफाइट जो है विद्युत व ऊष्मा का चालक था, अच्छा चालक था, और डायमंड जो है यहाँ पर विद्युत व ऊष्मा का जो है अच्छा कुचालक था या कुचालक था। कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है युग्म के बारे में आपको बताना है। ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो कुंवर सिंह बिहार से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी क्या, नाना साहिब मुंगेर से थे, और मौलवी अहमदुल्ला जो है फैदाबाद। इसमें ये नहीं लिखा हुआ 1857 की क्रांति से संबंधित है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो इनमें से कौन सा युग्म जो है यहाँ पर सही नहीं है? तो 3 नंबर यहाँ पर सही नहीं है, नाना साहिब जो है हमारा यहाँ पर सही नहीं। कछवा राजवंश के जो शासक हैं, कछवा राजवंश के शासकों को काल के अनुसार यहाँ पर जमाना है, कौन सा पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। तो यहाँ पर काल के अनुसार अगर हम जमाते हैं तो 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, 1 2 3 4 जैसे लिखे गए हैं वैसे ही जो है यहाँ पर काल के अनुसार हो जाएंगे। पुरातात्विक स्थल बागोर जो है अवस्थित है, बागोर इनमें से किस जगह पर अवस्थित है? लूनी नदी पर, बनास नदी पर, कोठारी नदी पर, और चंबल नदी पर। बागोर की अगर हम आप पर बात करें तो आप लोगों को पता है बागोर हमारा कहाँ पर है? बागोर भीलवाड़ा में है, और भीलवाड़ा की नदी की अगर हम बात करें तो ये कोठारी नदी पर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुभाष चंद्र बोस बोस के बारे में संबंध में जो है यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको चुनना है कुछ सही कौन सा है। उन्होंने 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य, उन्हें जो है यहाँ पर 1924 में कलकत्ता नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। वे 1930 में कलकत्ता नगर निगम के मेयर चुने गए। तो कौन सा कूट यहाँ पर सही है? सही के बारे में आपको बताना है।
सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ निर्मित है। तो हड़प्पा का जो प्रसिद्ध पुरुष धड़ है वो इनमें से किससे निर्मित है? पाषाण से, कांस्य से, मृत्तिका से और चांदी से। तो हड़प्पा का प्रसिद्ध पुरुष धड़ जो है यहाँ पर किससे निर्मित है? तो ये पाषाण से निर्मित है। 1 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। कजरी गीत है महाराष्ट्र के भक्ति गीत, गुजरात के जनजातीय गीत, उत्तर प्रदेश के वर्षा गीत और पंजाब के प्रेम गीत। तो कजरी गीत जो है इनमें से क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो कजरी गीत जो है इनमें से क्या है? तो 3 नंबर ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा कजरी गीत के बारे में। हुमायूं के मकबरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 4 बाग शैली के बीच मध्य अवस्थित है। लाल बलुआ पत्थर जो है मकबरे की जो है मुख्य निर्माण वस्तु है। कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको चुनना है। हुमायूं के मकबरे के बारे में अगर हम बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। मोहिनीअट्टम के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल की नाट्य कला है और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में ये सम्मिलित है। तो कुटियाट्टम के बारे में अगर हम बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर वो हमारा सही आंसर होगा। और जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी का स्वागत है। सर्व खलविंद ब्रह्मा उद्धृत है। तो ये कहाँ पर जो है लिखा गया है? बृहदारण्यक, कठोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। सर्व खलिंदम ब्रह्मा जो है उद्धृत है इस जगह पर। तो उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो 4 नंबर ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। 11 जनवरी 2021 को जैव विविधता के लिए वन प्लेनेट समिट आयोजित किया गया। तो वन प्लेनेट प्लेनेट समिट जो है यहाँ पर किस जगह पर आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, नई दिल्ली में और टोक्यो में।
वन प्लेनेट समिट जो है यहाँ पर जैव विविधता के लिए, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो वन प्लेनेट समिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वन प्लेनेट समिट के आयोजन जो है यहाँ पर पेरिस में किया जाता है, फ्रांस में, न कि नई दिल्ली। भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया? विवेक मूर्ति, तरुण छाबड़ा, विदुर शर्मा और विनय रेड्डी। तो भारतीय मूल के वे व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन की नई टीम में यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया है? तो यूएसए के सर्जन जनरल के रूप में यहाँ पर विवेक मूर्ति जी को नामांकित किया गया। तो ये जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। जीरो फेल मिशन क्या? तो इनमें से कौन सा मिशन जो है यहाँ पर जीरो फेल मिशन है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है जीरो फेल मिशन से संबंधित है? राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह को बिना किसी अनिष्ट संपन्न करवाने का यूएस का एक सीक्रेट अभियान है। दूसरा, सैन फ्रांसिस्को में बेंगलुरु की संपूर्ण महिला विमान चालिका दल उड़ाने को जो दिया गया नाम है। तीसरा, जयपुर में हाल ही में संपन्न आयकर छापों को दिया गया नाम। और चौथा, कश्मीर घाटी में आतंकवादियों को पकड़ने हेतु हाल ही में खत्म हुए अभियान को दिया गया। तो जीरो फेल मिशन के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। जीरो फेल मिशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बिल्कुल ये जो आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, आप सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया? तो इनमें से वे कौन है जिन्होंने जो है सिग्नल ऐप का जो है निर्माण किया है? मार्क जकरबर्ग, ब्रायन एक्टन, मॉक्सी मार्लिन स्पाइक और जॉन कुम। तो किसने वर्ष 2014 में सिग्नल ऐप विकसित किया, ये आप लोगों को बताना है। सिग्नल ऐप जो है यहाँ पर इसमें से किसके द्वारा निर्माण विकसित किया जाता है? सिग्नल ऐप की अगर मैं यहाँ पर बात करें, बिल्कुल 2 नंबर ब्रायन एक्टन जो है हमारा यहाँ पर सही आंसर है। भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 के टीकाकरणों की आपूर्ति यहाँ पर की। तो इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? शामिल नहीं देश के बारे में बताना है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। भारत ने 20 जनवरी 2021 को अनुदान की सहायता के तहत 6 देशों को कोविड-19 टीकों की आपूर्ति यहाँ पर शुरू की। इनमें से कौन सा जो है उस सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर अफगानिस्तान जो है बिल्कुल उसकी सूची में शामिल नहीं है। ओडीओपी का अर्थ क्या है? वन डेवलपमेंट वन प्रोजेक्ट, वन डेवलपमेंट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। ओडीओपी का अर्थ क्या है इनमें से, ये आपको बताना है। फुल फॉर्म पूछा गया है, ये समझ लीजिए।
तो ओडीओपी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ओडीओपी बिल्कुल यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 जो है यहाँ पर, इनमें से किसके द्वारा प्रतिस्थापित होगी? 2355, 5443, 5334 और 4335। किस प्रकार की प्रणाली से जो है हमारे यहाँ पर विकसित होगा, मतलब ये रिप्लेस होगा? वर्तमान की जो हमारी नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति की अगर मैं बात करूँ तो 1986 में आती है, और स्वतंत्रता के बाद की अगर मैं बात करूँ तो 1968 में आती है। 68 के बाद में 86 और 86 के बाद में 2020। नई शिक्षा नीति यहाँ पर 5:3 सॉरी 5वीं के बाद में 30, 5, 5, 3, 3 और 4। उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। तो इनमें से कौन है इन्हें 2021 में पद्म विभूषण दिया जाता है? तरुण गोगोई, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल और सुदर्शन साहू। इनमें से वे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2021 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया? पद्म विभूषण यहाँ पर दिया जाता है सुदर्शन साहू को। बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स या ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2021 के अनुसार वैश्विक सूचकांक में भारतीय सेना के कौन सा जो है स्थान अर्जित करती है? वैश्विक सेना में भारतीय सेना जो है यहाँ पर कौन सा स्थान अर्जित करती है? दूसरा, तीसरा, चौथा व पांचवा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है भारतीय सेना का? तो बिल्कुल चौथा स्थान यहाँ पर मिलता है। डीआरडीओ ने 22 जनवरी 2021 को किस हथियार का सफल परीक्षण किया? तो डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर किस हथियार का सफल परीक्षण किया गया है 22 जनवरी 2021 को? किस हथियार का सफल परीक्षण किया गया 22 जनवरी 2021 को? तो सा जो है हमारा साओ, वो हमारा सही आंसर होगा। पराक्रम दिवस इनमें से किसकी स्मृति में बनाया जाता है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। पराक्रम दिवस जो है इनमें से किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो पराक्रम दिवस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस होंगे। सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला पहला राज्य। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाले भारत का पहला राज्य जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान व बिहार। आजीविका पर एक मिशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य। तो भारत के पहले राज्य की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वह है राजस्थान। हमारा राज्य राजस्थान ही है। किशनबाग
एवं नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क किस जगह पर? तो इनमें से वह कौन सी जगह है जहाँ पर किशन बाग व नवनिर्मित रेगिस्तान जो है हमको मिलता है? जयपुर में, जोधपुर में, बाड़मेर में और जैसलमेर। तो किशन बाग एक नवनिर्मित रेगिस्तान पार्क जो है यहाँ पर कौन से राज्य में है? तो जयपुर में है, राजस्थान के जयपुर जिले में। वर्ष 2020 के लिए गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, गोल्डन पिकॉक पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कॉपर प्राइवेट लिमिटेड को, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, जिंक एंड लेड एंड जिंक माइंस लिमिटेड को और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गोल्डन पिकॉक अवार्ड से जो है यहाँ पर किसको सम्मानित किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड से जो है यहाँ पर सम्मानित किया जाता है 4 नंबर ऑप्शन, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड, तो इसमें से जो फ्रीक्वेंसी का जो बैंड है वो एफएम को प्रसारण के लिए क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो एफएम प्रसारण के लिए आवर्ती बैंड बिल्कुल 88 से 108, 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अप्रैल से सितंबर 2020 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आर्थिक अर्धवार्षिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य स्टेटमेंट के बारे में आप लोगों से पूछा जा रहा है। राजकोषीय घाटा 33,109 करोड़ रुपए था। कर राजस्व 11.87% गिर गया। गैर कर राजस्व 45% गिर गया और राज्य जीएसटी 25.48% नीचे चला गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गैर कर राजस्व जो है 45% गिर गया, ये स्टेटमेंट जो है हमारा यहाँ पर रॉन्ग होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो 10 रेफरल कोड का आप यूज कर सकते हैं और साथ ही आप फ्री स्पेशल क्लासेज में इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर।